देर बाद जब अच बाहर आया तो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने हाई नेक की वाइट कलर की टी शर्ट और उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का ब्लेजर पहना हुआ था। उसके नीचे उसने एक ब्लैक कलर की महंगी पैंट पहनी हुई थी। अब आगे धरा की नज़रें अच पर जैसे थम सी गईं। वो उसको एकटक लगातार देखे जा रही थी। वो उसको देखने में इतनी मग्न हो गई थी कि उसको एहसास ही नहीं हुआ कि कब अच उसके पास आ गया। अच ने धीरे से आकर उसके कान के पास जाकर सेक्सी आवाज़ में कहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, यहीं रुककर कुछ अच्छा कर लेते हैं। अच की आवाज़ सुनने के बाद धारा अपने ख्यालों से बाहर आई। जब उसने अच को अपने इतने करीब देखा तो उसकी धड़कनें अचानक से बढ़ गईं। फिर उसने अच की अभी अभी कही हुई बात याद की। ये आदमी दिन प्रतिदिन सच में बेशर्म होता जा रहा है। धरा ने मन ही मन सोचा, अब चलो जल्दी, बात को बदलने की कोशिश मत करो। धरा ने अच की बाजू पकड़कर कहा। कुछ देर के बाद वो दोनों होटल के बाहर पहुंच गए। उसके और आगे पीछे बॉडीगार्ड्स की लाइन लगी हुई थी। अच और धरा बॉडीगार्ड्स के बीच में किसी राजा और रानी से कम नहीं लग रहे थे। वो दोनों मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। धरा जब कार में बैठ गई तो उसका चेहरा एकदम से उतर गया। अच ने जब धरा का उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा ये चेहरा क्यों उदास हो गया? जब ये पता लग गया है कि मैं उदास हूँ तो ये भी पता लगा लो कि मैं क्यों उदास हूँ। अच को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहले खुद ही धरा ने बाहर आने की जिद की और अब वो दोनों बाहर घूमने जा रहे हैं तो उदास हो गई। सच में वो इस लड़की को कभी समझ ही नहीं सकता। अच को खामोश देखकर धरा ने खुद ही अपनी बात कह दी। मैंने सिर्फ हम दोनों को घूमने जाने का प्लान बनाया था। ये फालतू के बाराती साथ लाने की क्या ज़रूरत थी? इनका साथ होना ज़रूरी है। वैसे भी बहुत लोग हैं जो कब से हम पर हमला करने का इंतज़ार कर रहे हैं। हमें अब लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अच ने बिना भाव के साथ कहा। ओके, ठीक है, जैसा भी है, धरा ने कसकर अच को गले लगाते हुए कहा। अच ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया। सिंगापुर की कई फेमस जगह घूमने के बाद धरा और अच एक फेमस मॉल पहुंचे। धरा को कुछ शॉपिंग करनी थी। वो अच के लिए कुछ लेना चाहती थी। जब वो मॉल पहुंचे तो अच ने अपने बॉडीगार्ड्स को इधर उधर फैलने के लिए कह दिया ताकि वो पूरे मॉल में आकर्षण का केंद्र न बन सकें। वो सब बॉडीगार्ड अब अच और धरा का दूर से ही ध्यान रख रहे थे। धरा उस मॉल के एक ब्रांडेड वॉच के स्टोर में अच को लेकर गई। थोड़ी देर में धरा और अच के सामने एक से बढ़कर एक ब्रांडेड वॉच रखी हुई थी। धरा एक एक करके सारी की सारी वॉच अच के कलाई में पहनाने लगी, लेकिन उसको अच के लिए कोई सिचुएशनल वॉच मिल ही नहीं रही थी। उन दोनों कपल को देखकर उस स्टोर के सभी सेल्स पर्सन काफ़ी उत्सुक लग रहे थे। धरा और अच एक साथ काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन जब धरा ने अच की कलाई पर बंधी हुई लिमिटेड एडिशन की घड़ी निकालकर लापरवाही से फेंक दी तो वो सब सेल्स पर्सन हैरान हो गए। पहले तो उनका ध्यान उस वॉच पर नहीं गया, लेकिन जब उन्होंने उस वॉच को ध्यान से देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बेशक उनके स्टोर में भी काफ़ी महंगी और ब्रांडेड घड़ियां थीं, लेकिन वो सब घड़ियां मिलाकर भी इस एक लिमिटेड एडिशन की घड़ी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। उन सब सेल्स पर्सन्स को ज़्यादा हैरानी तब हुई जब धरा ने घड़ी को लापरवाही से फेंक दिया और उसके साथ आए उस आदमी ने एक शब्द भी नहीं कहा। क्या यह आदमी पागल है या यह इतना अमीर है कि इसको ऐसी कीमती घड़ियों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, या फिर ये इस लड़की से कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है। उन सब सेल्स पर्सन्स
उसके दिमाग में अच को लेकर अलग अलग फीलिंग्स आ रही थी। अंत में धरा को एक गोल्डन कलर की वॉच अच के लिए पसंद आई। अच ने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था। धरा जैसा कर रही थी वो बस उसका साथ दे रहा था। धरा ने अपनी चमकती हुई आंखों से अच से पूछा, क्या तुम्हें ये पसंद है? अगर तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है, अच ने बिना भाव के साथ कहा। अच काफ़ी खुश था क्योंकि उसको धरा का बदला हुआ नेचर काफ़ी अच्छा लग रहा था। अच ने पेमेंट करनी चाहिए, लेकिन धरा ने अच को ये कहकर मना कर दिया कि ये गिफ्ट वो उसको खुद के पैसों से देना चाहती थी। जब वे स्टोर के बाहर पहुंचे तो अच का फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन पर नाम देखा तो उसने कॉल उठा ली। अच कॉल पर बात ही कर रहा था कि धरा की नज़र एक सुंदर पेंटिंग के स्टोर पर पड़ी। वो पेंटिंग बहुत सुंदर थी। उसने अच को देखा जो कॉल पर काफ़ी सीरियस बात कर रहा था। उसके बाद वो दच को डिस्टर्ब किए बिना वहाँ से यह पेंटिंग को देखने के लिए चली गई। उसका पूरा ध्यान उस पेंटिंग पर था, इसलिए उसने सामने से आते हुए आदमी को नोटिस नहीं किया और उससे टकरा गई। वो एकदम से नीचे गिरने वाली थी कि उस आदमी ने धरा का हाथ पकड़कर उसको नीचे गिरने से बचा लिया। धरा ने एकदम से अपने होश संभाली। उसने एक गहरी सांस ली थी कि तभी उसके कानों में एक आदमी की आवाज़ आई, मुझे इम्प्रेस करने के ये तरीके पुराने हो चुके हैं। धरा ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसके सामने एक टॉल और हैंडसम आदमी खड़ा हुआ था जिसकी उम्र लगभग 28 साल लग रही थी। उसने अपने चेहरे पर महंगे गॉगल पहने हुए थे और उसके कपड़ों से वो डेसिंग लग रहा था, लेकिन धरा को उससे कुछ लेना देना नहीं था। उसने गुस्से से अपने हाथ बांधते हुए कहा, मुझे तुम जैसे बंदर को इम्प्रेस करना भी नहीं है। जब उस आदमी ने धरा की बात सुनी तो वो शॉक्ड रह गया। उसके साथ आज तक किसी लड़की ने इतनी बदतमीजी से बात नहीं की थी। और बंदर, इस लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे बंदर कहने की। उस आदमी ने घूर कर धरा को देखा, लेकिन जैसे ही उसने धरा के फेस को ध्यान से देखा तो वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गया। उसकी सांसों मानो थम सी गई हैं। उसको आज तक कभी किसी लड़की को देखकर ऐसा फील नहीं हुआ था। क्या ये उसका पहली नज़र का प्यार था? इससे पहले कि वो आदमी कुछ बोल पाता, धरा उसकी नज़रों से गायब हो गई। तभी उस आदमी के पास चलकर एक अधेड़ उम्र का आदमी आया। उसको ऐसे खुले में नहीं घूमना चाहिए, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। वो लड़की कहाँ गई? उस आदमी ने अपनी नज़रों चारों तरफ घुमाई, लेकिन उसको धरा कहीं नहीं दिखी। लड़की? कौन सी लड़की? क्या तुम्हें फिर से किसी लड़की ने परेशान किया? अरे नहीं, यहाँ भी तुम्हारे फैन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। चलो अब यहाँ से जल्दी। इतना कहकर वो आदमी उस गॉगल वाले आदमी को अपने साथ ले गया, लेकिन उस आदमी की नज़रें अभी भी धरा को ही ढूंढ रही थी। उधर जब अच ने कॉल ख़त्म की तो उसने धरा को कहीं नहीं दिखाई दी। अच का चेहरा एकदम से डार्क हो गया। तभी उसके पास एक बॉडीगार्ड्स आया। बॉस, मैडम उस तरफ गई हैं, बॉडीगार्ड्स बोला। ठीक है, अच ने कहा। उसके बाद अच धरा के पास गया। धरा एक पेंटर के पास खड़ी थी और उसके साथ कुछ बातें कर रही थी। उसके आसपास बहुत सारी पेंटिंग रखी हुई थी। धरा ने जैसे ही अच को देखा तो वो खुशी से झूम उठी। उसने जल्दी जाकर अच की बाजू पकड़ ली और चहकते हुए कहा, चलो ना, हम दोनों अपने एक पेंटिंग बनवाते हैं। उसकी बात सुनकर अच एकदम से हैरान रह गया। उसने सख्त लहजे में कहा, नहीं, मुझे इन सब फालतू कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। खड़ूस, धरा ने अच की बात सुनकर कहा, लेकिन फिर दोबारा से उसने जिद करते हुए कहा, चलो ना प्लीज़। क्या
तुम नहीं चाहते कि हमारे पास हमारी याद के लिए कुछ होना चाहिए। धारा के बहुत जिद करने के बाद अच को उसकी बात के लिए राजी होना ही पड़ा। कुछ देर के बाद धरा और अच कार में बैठे थे और धरा ने बड़े प्यार से अपनी और अच की पेंटिंग पकड़ी हुई थी। धरा उस पेंटिंग में काफ़ी प्यारी लग रही थी और अच पेंटिंग में भी खड़ूस नजर आ रहा था। अच का फेस देखकर धरा जोर जोर से हंसने लगी। कुछ ही देर में अच और धरा होटल पहुंच चुके थे। धरा थक गई थी और वो बेसुध सी सोफे पर बैठ गई। अच भी वहीं उसके पास बैठ गया। धरा अपनी आंखें बंद कर के लेटी हुई थी। अचानक से उसको अपनी गर्दन पर गर्म सांसें महसूस हुई। ये अच आते ही शुरू हो गया। धरा ने मन ही मन सोचा। उसने धीरे से कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? अच ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो तो धरा की गर्दन में पूरी तरह से घुसा हुआ था और उसको पेनिस्टली किस कर रहा था। अच के हाथ धरा की बॉडी पर ऊपर से नीचे मूव हो रहे थे। धरा भी अब अच के बहाव में वही जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों सोफे पर ही शुरू हो जाते, अच का फोन बजा। अच तुम्हारा फोन बज रहा है, धरा ने अच से कहा। अच ने धरा को छोड़ा और फोन के पास गया। उसकी आंखों में गुस्सा और नाराजगी साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फोन पर कॉल करने वाले का नाम देखकर उसकी नाराजगी थोड़ी कम हो गई। उसने फोन लिया और वहां से चला गया। धरा भी जल्दी उठकर रूम में भाग गई। अब अच अपनी बात पूरी करके आया तो उसको धरा सोफे पर नहीं दिखाई दी, इसलिए वो सीधा रूम में ही चला गया। धरा अपने कपड़े चेंज करके बेड के ऊपर बैठी हुई थी। जैसे ही उसने अच को देखा, उसने कहा, आ गए तुम भी अपने कपड़े चेंज कर लो। अच ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। जब अच फ्रेश होकर बाहर आया तो उसने धरा से कहा, हम कल अमेरिका के लिए निकलेंगे, तुम अपना सामान पैक कर लो। अमेरिका के लिए निकलेंगे? लेकिन क्यों? क्या वहाँ भी तुम्हारी कोई बिजनेस ट्रिप है? धरा ने पूछा। हाँ, ऐसा ही कुछ है, अच ने बिना एक्सप्रेशन के साथ कहा। ऐसा ही है कुछ? धरा ने एक बार अपने मन में ही अच के शब्दों को दोहराया, लेकिन फिर उसने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा और अपने कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान पैक करने लगी। अच भी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और वो दोनों ही अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। दूसरी तरफ इंडिया में तनु ने भी तब की कंपनी ज्वाइन कर ली थी और वो दोनों साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताते थे। वो दोनों इस वक्त भी साथ में टीवी देख रहे थे। वैसे तो तब को टीवी देखना ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन तनु के कारण वो भी मजबूरी में टीवी देख रहा था। तनु कुछ खाने को लाने के लिए किचन में गई। जब वो किचन से वापस आ रही थी, तभी डाइनिंग टेबल पर रखा उसका फ़ोन बजने लगा। तनु ने देखा कि एक अननोन नंबर था। उसने बिना सोचे समझे फ़ोन को उठा लिया, लेकिन फ़ोन के दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ को सुनकर वह डर गई। फ़ोन के दूसरी साइड से जो आदमी था, उसने कहा, कल रात स्वर्ण होटल में ठीक 9 बजे अगर तुम नहीं आई तो इसका अंजाम तुम जानती हो। ये कहकर उस आदमी ने फ़ोन कट कर दिया। उस आदमी की बात सुनकर तनु के फेस की हवाइयाँ उड़ गईं। तनु एकदम से पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो गई। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तनु बहुत देर से वापस नहीं आई थी, इसलिए तब खुद ही उसको देखने आ गया। जब तब ने तनु को ऐसे बेसुसी हालत में डाइनिंग टेबल के सहारे खड़े देखा तो वो भी घबरा गया। तब भागकर तनु के पास गया और उसने तनु से घबराते हुए पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तनु ने जैसे ही तब की आवाज़ सुनी तो उसने उसको कसकर गले लगा लिया। वो तब की बाहों में रोने से खुद को रोक नहीं पाई।
तप ने जब तनु को इस तरह से रोते हुए देखा तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो गया। उसने परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? तप ने अपने हाथों से तनु के बालों को फेरना स्टार्ट कर दिया। तनु ने सिसकते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। आई लव यू तप। अरे हम हमेशा साथ रहेंगे, इसमें रोने की क्या ज़रूरत है? तप ने तनु को कसकर गले लगा लिया। चुप हो जाओ, ये कहते हुए तप ने तनु के सर पर किस किया। वो दोनों कुछ देर ऐसे ही रहे। फिर तप तनु को उठाकर रूम में ले गया। उसने धीरे से तनु को बेड पर बैठा दिया और उसको एक पानी का गिलास दिया। उसने आराम से तनु से पूछा, क्या बात है? तप को इतना विश्वास जरूर था कि तनु कुछ न कुछ उससे छुपा रही है, वरना वो इस तरह एकदम से नहीं रोती। लेकिन तनु ने तप की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और अपने हाथ में पकड़े गिलास को साइड टेबल पर रख दिया। उसके बाद उसने तप को एक और बार गले लगा लिया, जैसे वो उसको आखिरी बार गले लगा रही हो। थोड़ी देर बाद तनु ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और तप के लिप्स पर किस करने लगी। पहले तो तप शॉक्ड हो गया, लेकिन फिर वो भी तनु का साथ देने लगा। वो दोनों एक दूसरे पर इस कदर खो चुके थे जैसे वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के ही प्यार के भूखे हों। उधर सिंगापुर में सुबह होते ही अच और धरा अमेरिका के लिए निकल गए। जब वो अमेरिका पहुंचे तो अच सीधा धरा को अपने अमेरिका वाले घर में ले गया। अच को कुछ काम था, इसलिए वो धरा को इस घर में अकेला छोड़कर चला गया। रात के 9 बज चुके थे, लेकिन अच अभी तक नहीं आया था और उसका फोन भी नहीं लग रहा था। धरा डाइनिंग टेबल पर बैठी अच के आने का वेट ही कर रही थी। जब वो बोर होने लगी तो उसने फोन पर न्यूज स्कॉलर करना शुरू कर दिया। हाईलाइट पढ़ते पढ़ते उसको पता चला कि कल रक्षाबंधन है। उसने जैसे ही वो हाईलाइट पढ़ी, उसके दिल में अचानक से एक दर्द उठने लगा। उसकी आंखें नम हो गईं और उसको अपने भाई और माँ की याद आने लगी। कितना अच्छा वक्त था वो जब वो साथ में थे। धरा ने उन दोनों 2 सालों में काफ़ी कुछ खो दिया था। इस बारे में वो सोच कर ही डर जाती थी कि अगर अच उसकी लाइफ में नहीं आया होता तो उसका क्या होता। धरा अब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। अपने भाई को याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू एक एक करके अब नीचे गिरने लगे थे। अच अभी अभी ही घर वापस आया था। उसने जब धरा को रोते हुए देखा तो उसकी भौहें आपस में जुड़ गईं। वो धरा के पास पहुंचा और उसने उससे अपनी उसी एरोगेंट आवाज़ में कहा, तुम्हें रोने को किसने कहा? एकदम से आई आवाज़ से धरा डर गई, लेकिन जब उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाकर अच को वहाँ खड़े देखा तो उसने चैन की सांस ली और थोड़ी उदास आवाज़ में कहा, तुम आ गए, मैं बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रही थी। अच ने बीच में ही उसकी बात को काटते हुए कहा, तुम रो क्यों रही थी? अब मुझे रोने के लिए भी तुम्हारी इजाज़त लेनी पड़ेगी। धरा ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा। अच उसके पास ही एक चेयर पर बैठ गया और उसने धरा की आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम ऐसे नहीं रो सकती, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। धरा ने प्यार से अच की तरफ देखा और कहा, चलो अब खाना खाते हैं, मुझे भूख लगी है। तुमने बताया नहीं कि तुम रो क्यों रही थी। धरा को बात पलटते हुए देखकर अच ने थोड़ा गुस्से से कहा। धरा जानती थी कि जब तक उसने अच को उसके रोने का कारण नहीं बताया तब तक अच नहीं मानेगा। इसलिए उसने कहा, मुझे माँ और भाई की याद आ गई थी। ये कहते हुए उसकी आंखों में उदासी साफ दिखाई दे रही थी। अच ने धरा को बाजू से पकड़कर अपने ऊपर बैठा लिया और उससे कहा,
तुम जल्द ही अपने भाई से मिलोगी। आज की बात सुनकर धरा ने खुश होते हुए कहा, क्या सच में? लेकिन कब? आज की बात सुनकर धरा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। जल्द ही अच ने बस इतना ही कहा। उसके बाद उन्होंने साथ में खाना खाया और रात के वक्त धरा अच को कसकर हक करके सो गई और इंडिया में राज बेचैन होकर हाल में बैठा हुआ था। कल रक्षाबंधन जो था और वो अपनी छोटी बहन से राखी बंधवाना चाहता था, लेकिन उसको अच्छे से पता लग गया था कि उसकी बहन इंडिया में नहीं है। उसने कसकर अपनी मुट्ठियां बंद कर ली और धीरे से कहा, ओ अच्छा, ज़्यादा जानबूझकर मेरी बहन को मुझसे दूर ले गया है। उसको तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला। तुम चिंता मत करो, हमारी बेटी जल्द ही हमारे पास होगी। राज की माँ जो उसी के सामने वाले सोफे पर बैठी हुई थी, उन्होंने राज को दिलासा देने के लहजे में कहा। धरा की नींद सुबह काफ़ी लेट खुली तो अंगड़ाइयाँ लेटते हुए उठने लगी। उसने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई, लेकिन उसको वहाँ अच कहीं दिखाई नहीं दिया। वो उठकर सीधा वॉशरूम में फिसरोने चली गई। वॉशरूम से बाहर आने के बाद धरा अपने बाल सुखाने लगी। बाल सुखाते वक्त उसको किसी की जानी पहचानी आवाज़ सुनी। वो आवाज़ सुनने के बाद धरा एक जगह जम गई। धरा ने जल्दी से हेयर ड्रायर को बंद किया ताकि उसको वो आवाज़ ठीक से सुनाई दे, लेकिन उसको वो आवाज़ दोबारा सुनाई नहीं दी। धरा ने दुखी होकर दोबारा से हेयर ड्रायर ऑन कर दिया और फिर से अपने बाल सुखाने लगे। जब धरा बाल सुखाकर नीचे आई तो उसको सोफे पर दो लोग बैठे दिखाई दिए। अच सामने के सोफे पर बैठा हुआ था और जिस लड़के से अच बात कर रहा था वो अच के अपोजिट साइड बैठा हुआ था, इसलिए धरा को उसका फेस नहीं दिखाई दिया। धरा धीरे धीरे चलकर उसके पास जाने लगी। आज की नज़र जैसे ही धरा पर पड़ी, उसने कहा, आ गई तुम। आज के कहने पर उसके पास बैठे लड़के ने भी अपने पीछे देखा। जैसे ही वो लड़का पीछे मुड़ा, उसने मुस्कुराकर धरा से कहा, दीदी। इस एक शब्द को सुनकर धरा अपनी जगह रुक गई। उसकी नज़रें जैसे ही उस आवाज़ की तरफ गईं, उसकी नज़र उस लड़के पर जम गई। धरा ने फिर कांपती आवाज़ में कहा, कबीर। ये कहते हुए धरा की आंखों में आंसू आ गए। तब तक कबीर चलकर धरा के पास आ गया था। कबीर अब पहले से ज़्यादा मैच्योर लग रहा था। उसने वाइट कलर का सूट पहना हुआ था और उसमें वो बहुत ज़्यादा डेसिंग लग रहा था। कबीर ने जाते ही धरा को गले से लगा लिया। उसने कहा, मिस यू दी। कबीर की बात सुनकर धरा ने जो आंसू अभी तक रोके हुए थे वो एकदम से बाहर आ गए और वो जोर जोर से रोने लगी। धरा को ऐसे रोते देख कबीर की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने धरा को चुप कराते हुए कहा, दीदी, क्या आप मुझे आज के दिन भी रुलाओगे? आज वहाँ से पहले ही जा चुका था। वो कुछ देर कबीर और धरा को अकेले रहने देना चाहता था। कुछ देर के बाद धरा नॉर्मल हुई और उसने कबीर से कहा, तुम कैसे हो और तुम अभी तक कहाँ थे? कहाँ ऐसे गायब कौन होता है? धरा ने इतने सवाल सुनकर कबीर ने मुस्कुराकर अपनी सूनी कलाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, पहले आज का सबसे ज़रूरी काम कर लें, फिर मैं फुर्सत से आपको सब बताऊंगा। धरा ने भी खुश होते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसके बाद उन्होंने खुशी खुशी रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया। धरा ने सेब से कहकर कबीर की सब मनपसंद डिशेस बनवाई। कबीर और धरा दोनों सोफे पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। धरा ने उदास होते हुए कबीर से पूछा, तुम माँ के जाने के बाद कहाँ गायब हो गए थे? कबीर ने कहा, पहले आप हमें छोड़कर चली गईं और फिर माँ मुझे।
मैं एकदम से अकेला हो गया था। मेरे पास अब अपने सपने को पूरा करने के अलावा और दूसरा कोई चारा ही नहीं था। इसलिए मैं अपनी मंजिल की तलाश में निकल पड़ा और इस सब में जीजू ने मेरी बहुत हेल्प की और मैं आज दुनिया का एक जाना माना स्विमर मिस्टर चार्ली हूँ। कभी की बात सुनकर धरा पूरी तरह से हैरान थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, लेकिन उसने जैसे तैसे टूटे फूटे शब्दों में कहा, क्या वो फेमस स्विमर चार्ली तुम हो? मैंने उसके बारे में सुना जरूर है, लेकिन कभी उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। धरा को अब अपने भाई के ऊपर प्राउड फील हो रहा था और साथ ही साथ उसके दिल में आज के लिए इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो अपने आप को बहुत लकी समझ रही थी। आज उस वक्त धरा के ऊपर काफ़ी गुस्सा होगा, लेकिन उसने अपने गुस्से को एक तरफ रखकर उसके भाई की मदद की और उसको इतना सपोर्ट किया। धरा आज काफ़ी खुश थी। उसकी खुशी में बस एक चीज़ की कमी थी और वो थी उसकी माँ। अगर उसकी माँ आज यहाँ होती तो उसकी खुशी कुछ और ही होती। धरा और कवि ने कुछ और देर बातें की। उतने में ही खाने का वक्त भी हो गया। हर्ष भी अब वापस आ चुका था। जैसे ही धरा ने हर्ष को देखा तो उसकी आंखों में अचानक से प्यार उमड़ गया। उसने हर्ष और कवि से कहा, खाना लग चुका है। उसके बाद उन तीनों ने एक साथ खाना खाया और हंसी खुशी बातें की। हालांकि आज ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, लेकिन वो कवि और धरा की कंपनी एंजॉय कर रहा था। और उधर श्रीलंका में अभिनव हमेशा के जैसे सोफे पर बैठा हुआ था और अपने हाथों में पकड़े फ़ोन में गेम खेल रहा था। अचानक से उसके रूम का दरवाज़ा खुला और राज अंदर आया। राज के एकदम से अंदर आने की वजह से अभिनव का गेम से ध्यान भटक गया और वो गेम में मारा गया। अभिनव ने राज को कोसते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मैं मर गया, अब इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी। अभिनव की बात सुनकर राज एकदम से शॉक्ड हो गया और जो भी वो कहने वाला था वो शब्द उसके गले में ही रह गए। उसने अभिनव की तरफ देखा जो गुस्से में उसी को देख रहा था। राज ने फिर डरते हुए कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो यहाँ सही सलामत बैठे हैं, तो ये मरने की बात कहाँ से आ गई? कहीं आपकी आत्मा तो नहीं है? अपनी बात कहते हुए राज एकदम से डर गया। वो धीरे धीरे करके अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगा। अभिनव ने गुस्से से राज से कहा, अरे बेवकूफ़, मैं गेम में मारा हूँ, असलियत में नहीं। ओह ऐसा क्या? मैं तो डर ही गया था। राज ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, अब बोलो जो भी बोलना है। अभिनव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा और फिर से फ़ोन में गेम खेलने लगा। अभिनव की बात सुनकर राज को याद आया कि वो जिस काम के लिए यहाँ आया था वो तो वह भूल चुका था। उसने अभिनव की तरफ देखते हुए कहा, सर एक बुरी खबर है और एक अच्छी। आप सबसे पहले कौन सी सुनना चाहोगे? ऑफ कोर्स अच्छी, अभिनव ने लापरवाही से कहा। राज ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आज सर ने वो प्रोजेक्ट वाला मामला हैंडल कर लिया है और अब हम उस प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। ये कहकर राज रुक गया और अभिनव के एक्सप्रेशन नोट करने लगा जो उसकी बात सुनकर बदल गए थे। अभिनव ने खुश होते हुए कहा, मुझे पता था मेरा भाई सचमुच कमाल है, उनका कोई जवाब ही नहीं है। अभिनव काफ़ी खुश लग रहा था, लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाली थी। अभिनव ने फिर से राज से कहा, अब बुरी खबर चाहे कितनी भी बुरी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और अब मैं उस गीता मल्होत्रा को देखूंगा। उस दिन जो कुछ ज़्यादा ही चहक रही थी, अब उसको पता चलेगा कि अभिनव रायजादा क्या चीज़ है। अभिनव की बात सुनकर राज ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा,
ये प्रोजेक्ट अच्छ सर की वजह से हमें मिल गया तो क्या हो गया, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर हमें गीता मल्होत्रा के साथ ही काम करना होगा। दार ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, उसको किसी चीज़ के फर्श पर गिरने की आवाज़ आई। यह अभिनव का फ़ोन था, जो इसके हाथ से शॉक के कारण नीचे गिर गया था। मैं उस नकचढ़ी लड़की के साथ बिल्कुल काम नहीं कर सकता। ये भाई ने जानबूझकर किया है। अब मैं कर क्या सकता हूँ? क्या मैं कहीं भाग जाऊँ या फिर कहीं जाकर छुप जाऊँ? क्या करूँ मैं, क्या करूँ? अभिनव के ऐसे बकवास आइडिया सुनकर राज को हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। इधर तनु की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने तब को अकेले ही कंपनी जाने को कहा। तब ने तनु के माथे पर किस किया और ऑफिस जाने के लिए निकल गया। तनु तब को डोर तक छोड़ने गई और उसके जाते ही उसने जल्दी से डोर बंद कर दिया और भागकर अपना फ़ोन ढूंढने लगी। उसको जैसे ही अपना फ़ोन मिला, उसने सबसे पहले उस नंबर पर कॉल किया जिस नंबर पर उसे कॉल आया था। बहुत कोशिश करने के बाद भी उस आदमी को कॉल नहीं लगा और तनु ने परेशान होकर अपना सर पकड़ लिया। आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा था? उसकी ज़िंदगी उसके साथ एक ऐसा खेल खेल रही थी। देखते ही देखते शाम हो गई थी। तनु अच्छे से तैयार हुई। वो तब के आने के पहले ही वहाँ से निकल जाना चाहती थी। तब के आने का वक्त हो गया था, इसलिए उसने जल्दी से अपना पर्स उठाया और वहाँ से निकल गई। जब तब वापस आया तो उसको तनु कहीं नहीं दिखी। फिलहाल अभी के लिए तप और तनु उस फ्लैट में रह रहे थे जो तप ने पहले तनु को दिया था। पूरा फ्लैट देखने के बाद भी तप को तनु नहीं मिली। तप ने फिर अपना फ़ोन निकाला और तनु को कॉल मिलाया, लेकिन तनु का फ़ोन स्विच ऑफ था। तप और ज़्यादा परेशान हो गया। वो जल्दी से बाहर गया और बाहर खड़े अपने बॉडीगार्ड से तनु के बारे में पूछा। बॉडीगार्ड ने बताया कि उन्होंने बस तनु को जाते हुए देखा था। उन्होंने तनु के साथ जाने को कहा था, लेकिन तनु ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि वो जल्दी ही लौट आएंगी।